राजधानी भोपाल में हरियाणा के सांची गैंग ने दी दस्तक। पुलिस के हाथ से चढ़े गिरोह के 7 सदस्य, 10 लाख का माल बरामद। रायपुर में आबकारी अधिकारी को चैम्बर में घुसकर महिला कांस्टेबल ने जूतों से पीटा, अफसर पर यौन शोषण का लगाया आरोप। एसपी ने कहा मामले की होगी जांच। बीजापुर में 2 दिन से चल रहे सर्चिंग अभियान में पुलिस फोर्स की संयुक्त टीम को मिली सफलता। मुठभेड़ के बाद वर्दीधारी नक्सली के 100 के साथ हथियार बरामद। नीमच में यातायात सुरक्षा को लेकर दिखी अनूठी पहल। शादी में मेहमानों को उपहार, बांटे हेलमेट। सुरक्षित और सुखी जीवन का दिया संदेश। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सन्स एंड सन्स ज्वेलर्स रायपुर और CX सिटी भोपाल। तो इन दिनों लोकतंत्र में लूट तंत्र की ही हुकूमत चल रही है, जिसकी ताकत के आगे कानून का कद भी काफी छोटा पड़ रहा है। जल, जंगल, जमीन और आसमान, ऐसी कोई जगह नहीं है जो मनमानी पर उतारू इन माफियाओं की गिद्ध जैसी नजर से बच पाई हो। प्राकृतिक संसाधनों की लूट के इस खेल में बेहयाई के मेल ने माफियाओं के हौसले इतने बुलंद कर दिए हैं कि अभी तक सिर्फ रेत, खनिज और शराब का गैर कानूनी धंधा करने वाले ये लोग अब बेखौफ होकर सरकारी मुलाजिमों को ही अपना निशाना बना रहे हैं। ऊपर से खादी के संरक्षण की वजह से इनका गुरूर अब मगरूरी में तब्दील होता जा रहा है। आलम यह है कि शांति का टापू कहा जाने वाला मध्य प्रदेश आज माफियाओं के लिए सबसे मुफीद जगह बनता जा रहा है। लेकिन कब तक ऐसा होता रहेगा? कब तक मेरे प्रदेश की धरती अपने वीर सपूतों के लहू से लहूलुहान होती रहेगी? कब तक मेरे प्रदेश की धरती कर्तव्यनिष्ठ जवानों की कब्रगाह बनती रहेगी? सवाल बहुत हैं और आक्रोश भी, मगर नहीं है तो वो मकबूल जवाब जो शायद इन जख्मों पर मरहम का काम लगा कर सके। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल तो यह भी है कि क्या कभी मध्य प्रदेश इन माफियाओं के चंगुल से क्यों नहीं मुक्त हो पा रहा? तो दोस्तों, अपराधियों की साठगांठ की निशानी देश के हृदय प्रदेश पर आए दिन होते अपराध के घाव में साफ दिखाई देती है, जो सुशासन के दावों का दम तो निकालती ही है, साथ ही सूबे की कानून व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़ा करती है। क्योंकि एक बार फिर एक जांबाज और ईमानदार सिपाही को उसके फर्ज के बदले मिली है मौत की सजा। मामला मुरैना का है, जहां एक संदिग्ध ट्रक ड्राइवर पेट्रोल पंप से डीजल भरवाकर बिना पैसे दिए भाग जाता है। शिकायत मिलने पर सिविल लाइन के 2 सिपाही उसका पीछा करते हैं और आरोपी उन सिपाहियों को ही ट्रक से कुचलकर फरार हो जाता है। बाद में ट्रक जब्त भी कर लिया जाता है, मगर हादसे के 18 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस आरोपी का सुराग तक नहीं जुटा पाती। आखिर ये कैसा कानून है जहां कानून के रखवालों का ही सरे राह बड़ी बेरहमी से कत्ल किया जा रहा है, कभी ग्वालियर में तो कभी डबरा और मुरैना में। क्या यही है प्रदेश की कानून व्यवस्था? कानून का कत्लेआम। जी हाँ, सुशासन का दावा करने वाला मध्य प्रदेश आज माफियाओं और अपराधियों का अभयारण्य बनते जा रहा है। बदमाशों में खाकी का खौफ खत्म हो चुका है, या फिर यूं कहें कि बेखौफ अपराधी हर बार खाकी पर भारी पड़ रहे हैं। ईमानदारी इंसान को खुलेआम सजाए मौत दे जा रही है। अभी तो आलम यह है कि माफिया और उनके गुर्गे वर्दीधारियों को ही अपना सॉफ्ट टारगेट बना रहे हैं, जिसकी तस्दीक कर रहा है बीच सड़क पर पड़ा एक पुलिस आरक्षक का ये शख्स। जी हाँ, सूबे में बेखौफ बदमाशों के सामने कानून के रखवालों की बेबसी बताता ये दर्दनाक और शर्मनाक मामला मुरैना का है, जहां डीजल भरवाने के बाद बिना पैसे दिए पंप से भागने वाला एक आरोपी ट्रक ड्राइवर उसे पकड़ने की कोशिश करने पर 2 सिपाहियों को ट्रक से कुचल देता है, जिसमें सिपाही अतिबल सिंह की मौके पर ही मौत हो जाती है और आरोपी ट्रक को 4 किलोमीटर दूर देवरी गांव में छोड़कर फरार हो जाता है।
लेकिन घटना के 18 घंटे बाद भी पुलिस आरोपी की तलाश तक नहीं कर पाती। मैं समझता हूं कि पुलिस इस मामले की व्यापक जांच करेगी कि दुर्घटना है या क्या मामला है, और उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। हालांकि प्रदेश में ये कोई पहला मामला नहीं है जब ईमानदारी बरतने वाले जवानों और अफसरों को बेखौफ बदमाशों और माफियाओं द्वारा मौत के घाट उतारा गया है। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जो सूबे की कमजोर कानून व्यवस्था को समय समय पर कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। पुलिस प्रशासन को कब कब बनाया निशाना। 8 अक्टूबर 2015 शिवपुरी के करेरा में अवैध खनन में इस्तेमाल किए जा रहे डंपर के चालक ने वाहनों की चेकिंग कर रहे पुलिस आरक्षक शिशुपाल को कुचलने की कोशिश की। 7 अक्टूबर 2015 मंडला के बिछिया थाना के कोको गांव में हालोन नदी के किनारे रेत का अवैध उत्खनन रोकने गए तहसीलदार पर हमला और जान से मारने की धमकी। 30 सितंबर 2015 डबरा के गेंडोला रूट पर खनन माफियाओं ने नायब तहसीलदार पर तानी बंदूक। 17 सितंबर 2015 सत्ता के नागौद में अवैध खनन रोकने गए एसडीएम को दर्जन भर लोगों ने घेर कर जान से मारने की धमकी दी और जब्त किए गए डंपर और जेसीबी मशीन छुड़ा कर ले गए। अगस्त 2015 दतिया में खनन माफियाओं के लोगों ने डिप्टी रेंजर और वन रक्षक पर जानलेवा हमला किया और लाठियों से पीट कर अधमरा कर दिया। 6 अप्रैल 2015 चंबल नदी में अवैध खनन रोकने गए एसडीएम और उनके दल पर माफियाओं का हमला, पटवारियों पर भी प्रहार। अप्रैल 2015 शाजापुर के अकोचिया में भी नवेज नदी पर हो रहे अवैध खनन को रोकने पहुंची खनिज विभाग की टीम पर भी 50 से ज्यादा लोगों ने हमला बोला। खनिज निरीक्षक की गाड़ी के कांच तोड़े जिसमें 3 होमगार्ड के जवान भी घायल हो गए। 5 अप्रैल 2015 मुरैना के धानेला गांव के पास रेत माफियाओं के आदमी ने डंपर से कुचलकर आरक्षक धर्मेंद्र को मौत के घाट उतार दिया। 8 मार्च 2011 मुरैना के बानमोर में अवैध खनन पर कार्रवाई करने गए आईपीएस नरेंद्र कुमार को पत्थर की ट्रॉली से रौंद कर मार दिया गया। यह घटना प्रदेश की कानून व्यवस्था को सीधी तौर पर चुनौती दे रही है और जो लोग इस प्रदेश में सत्ताधारी होने के बावजूद कानूनी व्यवस्था पर संतोष व्यक्त कर रहे हैं, यह उनके लिए खुली चुनौती है। इसके पहले भी वहां खनन माफियाओं ने एक आईपीएस की हत्या की है। कुल मिलाकर कभी अच्छे बदमाशों के छक्के छुड़ा देने वाली खाकी आज खुद खतरे में और खौफ में है। अवैध कारोबार पर नकेल कसने की कोशिश में कभी सरकार के कारिंदे कहीं सरेआम बंधक बनाए जा रहे हैं तो कहीं सरेराह रौंदे जा रहे हैं। उन हालातों में अंदाजा लगाना जरा सा भी मुश्किल नहीं है कि जब शांति के टापू कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिसकर्मियों का ये हाल है तो आम जनता कितनी महफूज और सुरक्षित होगी। ऐसे में सवाल भी यही है कि आखिर बदमाश बेखौफ और वर्दी वाले बेबस क्यों नजर आ रहे हैं? क्यों माफियाओं के आगे तमाम कानून कायदे घुटने टेक रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर किसकी सरपरस्ती मध्य प्रदेश में माफियाओं के हौसले दिनों दिन बुलंद कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो जब बेरहम माफियाओं पर न चले कानून का जोर, बदमाशों के जेहन से खत्म हो जाए खाकी का खौफ और एक बार फिर एक ईमानदार सिपाही को दी जाए बेरहम मौत, तो सवाल उठते। प्रदेश में क्यों कम होता जा रहा है खाकी का खौफ? क्या सफेद पोशों के संरक्षण से बढ़ रहा है माफियाओं का आतंक? क्या माफियाओं के लिए सॉफ्ट टारगेट बन गए हैं पुलिसकर्मी? तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हमारे खास मेहमान, सबसे पहले श्री विजय बाते जी, जो रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं, डीजी भी रहे हैं। बाते साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं शैलेंद्र शर्मा भी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। शैलेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं पंकज चतुर्वेदी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं हमारे स्वराज एक्सप्रेस के ब्यूरो चीफ अनिल सिंह कुशवाहा। अनिल, क्या घटना है ये संक्षेप में पहले जानना चाहेंगे, फिर हम अपने अतिथियों से उस पर टिप्पणी लेंगे। देखिए, जिस सिपाही की हत्या के मामले में हम चर्चा कर रहे हैं, ये घटना रात को 9 से 9:30 बजे के बीच की है। और सबसे गंभीर बात यह है कि जैसे ही ये ट्रक डीजल डला के निकलता है और उसके बाद
बिना पैसे दिए जब भागता है तो पुलिस अपनी मुस्तैदी दिखाती है, उसका पीछा करती है और ये 4 चेकिंग पॉइंट से निकलता है ट्रक और रास्ते में एक सिपाही को कुचलते हुए निकल जाती है और एक सिपाही जो है वो घायल हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि 4 चेकिंग पॉइंट और पड़ते हैं, रास्ते में ट्रैफिक पुलिस थाना भी पड़ता है, वायरलेस सेट पे मैसेज जारी किया जाता है कि इस तरह की घटना हो गई है, इस ट्रक नंबर को पकड़ा जाए। लेकिन 4 चेकिंग पॉइंट से निकलते हुआ धौलपुर की ओर ट्रक भागता है, लेकिन कहीं इसको पुलिस नहीं ढूंढ पाती। तो ये कह सकते हैं कि ये पुलिस की लापरवाही भी कहीं ना कहीं दिखती है कि रात को चेकिंग व्यवस्था कैसी है और इसकी पीछे वजह हो सकती है पुलिस बल कम है। उसके बाद ये नेवरी गांव के पास ये ट्रक चालक अपना ट्रक छोड़ के भाग जाता है। अब तक पता नहीं चला है कि ये कहां का ट्रक था, इसका मालिक कौन है, किसने ये, इसका ड्राइवर कौन था। और जो पुलिसकर्मी शहीद हुआ है उसके परिजनों को पुलिस प्रशासन ने हालांकि 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दे दी है। अंतिम संस्कार में खुद जो आईजी चंबल रेंज है वो शामिल हुए थे। तो कह सकते हैं अनिल थोड़ा सा रोकेंगे, उस ट्रक में नंबर जरूर होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, क्या उसके मार्फत भी नहीं पता चल पाया कि किसका है ट्रक? ट्रक का जो नंबर अब तक सामने आया वो उत्तर प्रदेश का ट्रक है और बुलंदशहर का बताया जाता है। इसकी आगे की जानकारी पुलिस प्रशासन अब तक नहीं जुटा पाया है। ट्रक मालिक कौन है, ट्रक चालक कौन है और ये ट्रक उत्तर प्रदेश से धौलपुर की ओर जा रहा था, ये तो क्लियर हो गया है। लेकिन जो 4 चेकिंग पॉइंट पड़ते हैं जिसमें कह सकते हैं पुरानी छावनी है, बानमोर है, सिविल लाइंस है, ट्रैफिक थाना है, इन 4 पॉइंट्स पर उस ट्रक को कहीं नहीं रोका गया, जबकि इस बात के वायरलेस सेट पे मैसेज चल गया था, उसके बाद भी नहीं रोकना है। काफी हैरानी की बात है। तो कह सकते हैं या तो पुलिस बल मुस्तैदी से मौजूद नहीं था, अगर था तो पुलिस बल की कमी है। तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े होते हैं पूरे घटनाक्रम में। अनिल आप बने रहिए, हम आपके पास फिर आएंगे। शैलेंद्र जी, आपकी सरकार 12 साल से मैं मानता हूं कि कृषि क्षेत्र में कर्मण अवार्ड मिला, सारी चीजें बहुत अच्छी हुई, विकास हुआ, जनता का आपने विश्वास जीता, मगर ज्यादातर पहले इस तरह नहीं होता था। खाकी की तरफ नजर उठाना भी अपराधियों के लिए खौफ माना जाता था। आज खाकी ही उनके निशाने पर आ रहे हैं और खासकर मुरैना चंबल क्षेत्र में। हाँ त्रिपाठी जी, आज की जो घटना है मुरैना की, हमारे पुलिस बल के एक सिपाही की जो दर्दनाक मृत्यु हुई है, निश्चित रूप से बहुत दुखद घटना है। अभी आपकी रिपोर्ट में जो कुशवाहा जी बता रहे थे, जिस प्रकार से उन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया, मैं उनकी बात को दोहराऊंगा कि हमारे मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था को ठीक रखने के लिए सारे संसाधनों में कहीं कुछ कमियां होंगी। सारी चीज़ें होने के बावजूद पुलिस बल जिस मुस्तैदी से अपना काम, अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य निभाने के लिए आगे आकर के कर रहे हैं, ये उनके लिए हमारी तरफ से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते और इस प्रदेश के एक नागरिक होने के नाते मैं मध्य प्रदेश के पुलिस बल और मध्य प्रदेश के पुलिस बल में काम करने वाले लाखों ऐसे ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारियों के प्रति अपनी तरफ से ये इस सिपाही का जो बलिदान हुआ है, जो शहादत हुई है, उसके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मध्य प्रदेश की सरकार इस प्रकार की घटनाएं, हालांकि आपने जिस प्रकार से कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए चीज़ों को बताया, मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी खराब है कि पुलिस की तरफ लोग जब चाहे तब कुछ भी कर दें। ऐसी स्थिति नहीं है। श्रद्धांजलि आपकी भी है, हमारी भी है, स्थिति नहीं है कर्तव्यनिष्ठ सिपाही की। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है, सरकार आपकी है, 12 साल से है, तो कानून व्यवस्था मतलब पहले आम आदमियों के साथ होता था, अब सिपाही, आईपीएस अधिकारी और खासकर मुरैना में। इस घटना को आप ऐसा जनरलाइज मत कीजिए। इस प्रकार से कोई इस प्रकार की घटना, दुखद घटना हुई है, कोई व्यक्ति बिना पैसे दिए डीजल भरा करके भाग रहा था, उसने ट्रक से चेकिंग पॉइंट पर पुलिस वालों को टक्कर मारी। आप इसको जनरलाइज करके और ये कोई संरक्षण है और इस प्रकार से हम इस कंक्लूजन पर इतनी जल्दी ना पहुंचे। उत्तर प्रदेश का ट्रक है जैसा उन्होंने बताया, और वहाँ के पुलिस प्रशासन ने काफ़ी जानकारी उसके बारे में कर ली है। उसको जो कुछ भी जितना प्रशासन को जानकारी मिल सकती है वहाँ के नंबर से, आरटीओ से, उन सारी चीज़ों पर जिक्र चल रही है। अगर वहाँ से किसी पुलिस अधिकारी को आप लेंगे लाइन पर इस कार्यक्रम में, तो निश्चित रूप से आपको और कुछ जानकारियाँ उस बारे में मिलेंगी। फिर आएंगे। मैं एक बात और इसमें कहना चाहता हूँ, जिस हम चंबल क्षेत्र की बात कर रहे हैं, या मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति अगर इस तरीके से बिगड़ रही होती तो आज दस्यु मुक्त मध्य प्रदेश नहीं होता। मध्य प्रदेश में पुलिस बल बहुत मुस्तैदी से अपना काम कर रहा है। उसके आधुनिकीकरण के लिए जो कुछ किया जा सकता है वो सरकार इस समय सीमित बजट के बावजूद कर रही है। अभी डायल 100 का जो योजना नई सरकार ने लाई है, वो निश्चित रूप से पुलिस बल को और अधिक सशक्त बनाने के लिए है और जनता को सुविधाएं देने के लिए। जी, हम आपके पास आएंगे।
क्या सुविधा है, क्या नहीं है, कितना पुलिस बल कम है, इस मुद्दे पर आपके पास फिर आएंगे। हम बाते साहब के पास जाएंगे, लेकिन पंकज जी आज आपको बोलने को बहुत लंबा है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपकी इसमें क्या टिप्पणी है, क्या कहना चाहेंगे संक्षिप्त में, फिर बाकी और मुद्दे पे हम आपके पास फिर आएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से जो सिपाही अतिबल सिंह शहीद हुए हैं, मैं शहीद शब्द इसलिए प्रयोग करूं क्योंकि वो अपनी ड्यूटी के दौरान मौत का शिकार हुए हैं, तो उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। और मुझे लगता है कि जो सरकार में है, यदि वो सिर्फ श्रद्धांजलि की बात करेंगे, संवेदना की बात करेंगे और मुआवजे की बात करेंगे, तो ऐसा लगेगा कि वो सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। जी, आपकी रिपोर्ट बहुत साफ तौर पर स्थापित करती है कि 2011 में नरेंद्र सिंह श्रीमान आईपीएस जो थे, उनकी जिस प्रकार से हत्या करी माफिया ने, उसके बाद से ये क्रम 2015 तक बराबर जारी है। जी, मैं पुलिस बल का बहुत बड़ा समर्थक हूं और उनके मनोबल का और उनकी ड्यूटी का सम्मान करता हूं, सलाम करता हूं, क्योंकि पुलिस में मेरा ऐसा मानना है कि 90% अच्छे लोग हैं जो कर्तव्यपरायण हैं, 10% लोग खराब हैं। वैसी गंदगी हर व्यवस्था में है, वो अलग विषय हो जाएगा। लेकिन मैं उन 90% ईमानदार पुलिस वालों को, जो अपनी जान जोखिम में डालकर, जो अपने परिवार और समय को दांव पर लगाकर आम जनता की सेवा करते हैं, उनको हमारा सलाम। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब यदि पुलिस अपने कर्तव्य का पालन ठीक ढंग से करने की कोशिश करती दिख रही है, जैसा घटनाक्रम में भी है, यदि कोई डीजल के पैसे देकर नहीं भाग रहा, तो मूलतः पुलिस की जवाबदारी वायरलेस करके सूचना दी गई थी कि ऐसा ऐसा है, उसको रोकने का प्रयास किया। आप देखिए कि मतलब आप देखिए कि पुलिस उस मामले में सजग और सतर्क है कि यदि कोई डीजल चोरी करके का पैसा ना देख के भाग रहा है, एक तरीके से चोरी कर रहा है, तो पुलिस वाले उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पर सरकार का पक्ष कितना लज्जाजनक है त्रिपाठी साहब कि 2011 से 2015 आ गया। आपकी रिपोर्ट साफ तौर पर बताती है कि खाकी हो, एसडीएम हो, एडीएम हो, पटवारी हो, तहसीलदार हो, रेंजर हो, वन रक्षक हो, जो लोग व्यवस्था के जिम्मेदार हैं, जो रक्षक हैं, यदि उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, तो आप सोचिए कि मध्य प्रदेश में आम आदमी की दशा और दिशा क्या होगी। ये सोचकर कांग्रेस को चिंता है। और दुर्भाग्य की बात है, आपने बिल्कुल ठीक है, बहुत बोलने के ऊपर संक्षेप में बात करूंगा कि दुर्भाग्य की बात है। जब संक्षेप है तो बृहद कितना हो जाएगा? मुझे थोड़ा सा अवसर देंगे तो कृपा होगी। हम आपके पास फिर आएंगे। मेरा आग्रह सिर्फ त्रिपाठी साहब ये कि सबके बाद भी यदि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सारे मामले में संज्ञान लेते नजर नहीं आ रहे हैं, तो ये मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ लोगों के लिए चिंता का विषय है कि जहां मध्य प्रदेश के जो प्रहरी हैं, पुलिस के लोग हैं या सरकारी अधिकारी हैं, यदि वो सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं और माफिया इतना सशक्त है कि कभी किसी की जान ले लेता है, कभी किसी को अधमरा कर देता है, तो फिर हमको सोचना पड़ेगा और निश्चित तौर पर जनता को जवाब मांगना चाहिए कि सरकार ने मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था कहां लागू कर दी है। और एनसीआरबी की रिपोर्ट भी यदि सरकार देखे तो उसकी आंखें खुल जाएंगी। दूसरी बार क्या बोलेंगे पंकज जी? पूरा एक ही बार में आप नहीं, बहुत है, आप अवसर दीजिए, फिर इससे अलग हटकर बोलूंगा। बाते साहब, आप तो पूरा आपने इस पुलिस महकमा को नीचे से ऊपर देखा है, आप परिवहन आयुक्त भी रहे हैं, ये परिवहन का भी काम हो सकता है। क्या आपको नहीं लगता है, जैसा मैंने महसूस किया, हो सकता है आपके अनुभव ज्यादा अच्छे बताएं, शायद शैलेंद्र शर्मा जी को उसमें थोड़ा सा ढाढ़स मिले कि पहले भी ऐसा होता रहा है। पहले खाकी वर्दी को देखते ही जो अपराधी होता था, बड़ा सा बड़ा अपराधी, उसको सहम जाता था, लेकिन अब अचानक ऐसा कि वो खाकी वर्दी का खौफ खत्म हो गया है। कानून एक है, सामान्य व्यक्ति की अगर हत्या होती है तो भी कानून वही है, खाकी वर्दी की होती तो भी वही है। लेकिन खाकी वर्दी तब अटैक करने के पहले अपराधी सोचते थे। अब क्या आपको नहीं लगता है कि ये खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे? खासकर आप ग्वालियर में भी रहे हैं, चंबल भी रहे हैं, उस तरफ ये ज्यादा हो रहा है। मैंने आपको रिपोर्ट एक दिखाई थी, प्रतिदिन कभी तहसीलदार, कभी हवलदार, तो कभी पटवारी, इनको रोज पिटाई की जाती है वहां पे खनन माफियाओं द्वारा। त्रिपाठी जी, आपका सवाल महत्वपूर्ण है। जी, महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि एक सहानुभूति का दृष्टिकोण, एक श्रद्धांजलि की भावना आज सब तरफ से पुलिस वालों को दिखती है। अफसोस सिर्फ इतना ही है कि जब वो मर जाता है तभी वो श्रद्धांजलि, तभी वो सलाम, तभी वो सलूट पुलिस वाले को मिलते हैं। उसको अपनी महत्व और अपनी गतिशीलता और क्रियाशीलता दिखाने के लिए मरना पड़ता है। जी। लेकिन ये हम लोगों का काम है। जिस तरह फौज में लोग जाते हैं और गोली खाने जाते हैं, अपनी जान देने जाते हैं, हम लोग भी जब जाते हैं ट्रेनिंग में हमको बताया जाता है कि जरूरत पड़ने पर आपको जान देना पड़ सकती है, और देते हैं। कई बार हम लोग इस बात को महत्व देते हैं कि अगर प्रधानमंत्री पर हमला हुआ है, प्रधानमंत्री मारे गए और शर्म की बात यह है कि उसमें उनके सिक्योरिटी फोर्स का एक भी आदमी नहीं मारा गया, तो हम लोग नहीं मारे जाने को असफलता मानते हैं कई बार।
ये हम लोगों का एक प्रोफेशन है जी। और ऐसा जनरलाइज नहीं करना चाहिए कि साहब पुलिस वाले की अगर जान खतरे में है या वो उस पर हमला हो रहा है तो आम लोगों का क्या होगा। ऐसा अगर अपन सोचें, इसी प्रकार तर्क करें, तो फौज का आदमी, कर्मचारी, जब सिपाही सैनिक जब गोली खाता मरता है, तब तो हम नहीं कहते कि साहब हमारे सैनिक खुद मर रहा है तो देश की क्या रक्षा करेगा। बातें साहब, मेरा साहब, मेरा सवाल यहाँ आपने जैसा कहा, बॉर्डर पे सिर्फ फौज वाले ही रहते हैं और वो युद्ध करते हैं, आपस में वही मरते हैं। यहाँ दोनों में अंतर है, आप शायद सहमत होंगे इससे, कि यहाँ अगर कोई शहर है, कस्बा है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी आपकी दी गई है जान और देकर उसका कर रहे हैं। सुरक्षा करते हुए अगर आप शहीद हो जाते हैं, आप माफ करिएगा, अगर खाकी शहीद हो जाता है तो ये ज्यादा चिंता का विषय है। जान देकर कर रहे हैं जी, और मैं मानता हूं कर रहे हैं, मैं आप पुलिस फोर्स की कर तरफ से बात कर रहा हूं, लेकिन जो हमारा सवाल था कि क्या कहीं खाकी का खौफ कम होता जा रहा है, क्या खौफ अपराधियों पे, आम नागरिक पे नहीं? देखिए, इसके दो पहलू है सोचने के। पहली बात तो यह है कि खौफ होना क्यों चाहिए, एक पहलू तो यह है। नहीं, आम नागरिक पे नहीं, अपराधियों पे खौफ तो होना चाहिए ना। अपराधियों पे खौफ होना चाहिए तो एक बड़ी लंबी डिबेट है। आपका जो आपराधिक न्याय की प्रणाली है वहीं से शुरू होगा। और जो आप बार बार पूछते हैं जनता जवाब मांगे, मैं कहता हूं उत्तर भी जनता के पास ही, जनता भी सवाल करेगी आपसे और उत्तर भी उन्हीं के पास है। हम उनको बता देंगे कि आपके पास उत्तर कैसे हैं, तो उत्तर भी जनता के पास है। खौफ कम हुआ है, ज्यादा हुआ है, ये सारी चीजें। चलिए, आपने कहा जनता जवाब मांगे, तो हमारे वीरेंद्र हैं हमारे साथ, दर्शक हैं, दमोह से हैं, वो अपना सवाल करना चाह रहे हैं हमारे अतिथियों से। वीरेंद्र जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। वीरेंद्र जी सवाल करें, स्वागत है जी। सर, मेरा सवाल सर ये है, टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दे वीरेंद्र जी, हमारे अनुरोध है आपसे। जी सर। जी, मेरा सवाल ये है जी, अरे जो सरकार है वो शिक्षा के क्षेत्र में, जी, शिक्षा के क्षेत्र में जो सुधार लाना चाहती है, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना चाहती है जी, तो सर उसमें जो क्या है कि जो लगातार सरकार बोलती रही कि शिक्षा का स्तर सुधारना, जिसमें अतिथियों शिक्षकों की भारी कमी है हमारे प्रदेश में। वीरेंद्र जी, आज हमारा ये मुद्दा नहीं है, आज हमारा मुद्दा है कानून व्यवस्था की। हालांकि आपने हमारे चैनल के माध्यम से जो अपनी बात रखी है, आपका धन्यवाद। आज मुद्दा हमारा कानून व्यवस्था का है, इसलिए ये उत्तर नहीं मिल सकता है। हमारे साथ एक और दर्शक हैं उमरिया से, लगता है हमारा उनसे संपर्क कर गया है। जी बातें साहब, आप जी उत्तर दे रहे हैं। जी, तो मैं ये कह रहा हूं कि परसेप्शन की बात है, धारणा की बात है। जी, आज मीडिया का एक इतना विस्फोट है कि बहुत छोटी छोटी घटना बहुत तेजी से सामने आती है। एक नहीं, ये छोटी घटना नहीं, ये तो बहुत बड़ी घटना नहीं, इससे बहुत बड़ी बड़ी घटना है। आप एक बहुत अफसोस की बात है और बहुत कि हमारे एक साथी की मृत्यु हुई, लेकिन हम लोगों ने तो हमारे अधिकारियों की मृत्यु भी देखी है और एक साथ 4-4, 6-6 लाशें भी देखी हैं जी, और हम लोगों ने उसी भिंड मुरैना में देखी हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि उसको जस्टिफाई कर रहा हूं, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि साहब आज के डाकू समस्या अगर समाप्त हो गई तो उसका सारा श्रेय सरकार को या पुलिस को है, क्योंकि आइसोलेशन में कुछ नहीं हो सकता। जो कुछ हो रहा है, जिन जगहों पर हम लोग 3-3 दिन में पहुंच पाते थे, रतनगढ़ की माता जैसे जंगलों में, डांग में, उस पर आज आराम से गाड़ियां जा रही हैं, वाहन जा रहे हैं, वायरलेस की सुविधा है। आजकल डाकुओं के खत्म होने की सुविधा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से जहां हम लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिली है, वहां उससे हमें बहुत सारी दिक्कत भी है कि इको बहुत होता है, प्रतिध्वनि बहुत होती है, और ये अच्छी बात है, मैं नहीं कह रहा। लेकिन दोनों चीजें हैं कि एक अच्छे समाज में पुलिस की आवश्यकता नहीं होना चाहिए, और हम लोग अगर पुलिस की आवश्यकता या पुलिस का खौफ कम हो रहा है तो उसको मैं मानेंगे कि लोगों की जागरूकता बढ़ी है। पुलिस का खौफ गुंडों बदमाशों में होना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको कानून में बहुत सारे सुधार करने पड़ेंगे। और अफसोस की बात है कि जब कानून की बात आती है तो हमारे कानून बनाने वाले लोग बहुत चुप हो जाते हैं। जुडिशरी की भी बात करूंगा कि इतने लंबे समय तक अपराध की दंड की प्रक्रिया लंबित रहती है, इतने वर्षों तक, कि हर आदमी जानता है कि अगर हम पकड़े भी गए तो कुछ दिनों बाद जमानत हो जाएगी और सजा होने तक तो हम शायद मर चुके होंगे। बहुत सारी बातें उसमें। बातें साहब, आपकी स्पष्टवादिता जो रहती है उसका मैं कायल रहा हूं, लेकिन आज स्पष्ट उत्तर आपसे पता नहीं क्यों नहीं मिल पा रहा हमको कि भिंड मुरैना खासकर, वहां अगर जो आपका कानून का जो रक्षक है, जो आम आदमियों का रक्षा करने वाला है, अगर उसी की हत्या होने लगेगी तो आम आदमी में और खौफ हो जाएगा, डर जाएगा। अपराधियों का खौफ, खाकी का खौफ नहीं होगा, फिर अपराधियों का खौफ आ जाएगा। हम आपके पास फिर आएंगे। हमारे साथ एक और दर्शक हैं सागर से, इंद्र कुमार जी, स्वागत है, अपना सवाल करें। इंद्र जी, आपकी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही, पहले टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दें। बंद कर दिया मैंने जी, सर। सवाल करें। हाँ जी,
जी सवाल करें। हाँ सर, मेरा प्रश्न ये है कि आपके चैनल पे जो डिबेट चल रही है जी, जिसमें आप ये पूछ रहे, आपका कहना है कि जो खाकी वर्दी का जो खौफ है वो कम होता जा रहा है। जी, प्रश्न हमारा ये आता है कि जब खाकी वर्दी का जब जो असर है, जो प्रभाव है, जब अपराधियों के ऊपर दिखाया जाता है तब साफ बड़ा हंगामा किया जाता है। जी, ठीक है ना जी। तो वो उस समय हम क्यों नहीं कहते कि वास्तव में जब अपराधी के ऊपर यदि जो खाकी वर्दी का असर हो रहा है या प्रभाव हो रहा है तो उस समय हम क्यों नहीं इस वर्दी की तारीफ करते हैं? जी, तो मतलब आपका सवाल कुछ बहुत समझ में नहीं, हमारा तो यही सवाल है कि जी, ये वो कह रहे हैं जो आप नहीं कर, पुलिस वालों को ही अगर अपराधी नहीं डरेंगे तो फिर कैसे आपकी रक्षा होगी? हमें लगता है आप पुलिस से ही जुड़े हैं। कोई बात नहीं, हमारे साथ एक और दर्शक हैं, सागर से ही है, पता नहीं क्यों आज सागर से काफी दर्शक आ रहे हैं। डॉक्टर राजू साहब आपका स्वागत है, सवाल करें। टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दें। जी, मैं इंद्र कुमार जैन एडवोकेट बोल रहा हूँ भाई। जी जी, हेलो। बोलिए बोलिए, सवाल करिए, समय कम है। हाँ, मेरा सवाल ये है जी कि यदि पुलिस व्यवस्था, हाँ हेलो जी 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 सवाल करें, आपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद नहीं किया है। हाँ, मेरा सवाल यह है जी कि यदि पुलिस व्यवस्था कितनी बार यदि पुलिस व्यवस्था कहेंगे आप? लगता है टीवी सेट नहीं बंद कर रहे हैं, अपनी आवाज खुद सुनना चाह रहे हैं। मेरा कहना यह है भैया कि पुलिस व्यवस्था यदि राजनीति से प्रेरित ना हो तो वो अपना अच्छा कार्य कर सकती है, तो पुलिस विभाग को चाहिए कि वो राजनीति के प्रभाव में ना आए। ऐसा हो सकता है क्या? जी, बातें साहब से हम उत्तर लेंगे, लेकिन अब चूंकि यहाँ मौजूद हो गया है शैलेंद्र शर्मा जी, बहुत आराम से बैठे हैं, इधर उधर के सवाल आ रहे हैं। शैलेंद्र जी, यह सवाल यहाँ ये उठता है कि मुरैना में, मैंने आपको डेट वाइज बताया, अभी इतनी सारे आंकड़े थे कि मैं आपको इतने कम समय में नहीं बता सकता था। यहाँ जो सबसे ज्यादा ये अव्यवस्था, कानून की अव्यवस्था हुई है वो मुरैना चंबल क्षेत्र में, और सबसे 90% माफिया से जुड़े, खनन माफिया जुड़े लोग हैं। क्या आईपीएस नरेंद्र कुमार की मौत के बाद आपकी सरकार को नहीं चाहिए था कि वहां के, अगर बल कम है और बल भेज देते? अलग अलग नक्सलाइट उन्मूलन है, डाकू उन्मूलन है, उनमें आप अलग से फोर्स बनाते हैं, अलग से बातें साहब बताएंगे, पुलिस भर्ती बल रखते हैं, तो क्या खनन माफियाओं के आगे आप लोग बौने हो गए हैं क्या? या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके ही जो पार्टी के लोग हैं उनका संरक्षण है उनको कहीं? नहीं त्रिपाठी जी, देखिए यहाँ मैं आपको एक बात निश्चित रूप से आपका ध्यान जिस ओर दिलाना चाहूँगा। जैसा आपने अभी बताया कि इतनी घटनाओं का जो आपने जिक्र किया, समाज में अपराध पूरी तरीके से तो कभी खत्म नहीं हुआ है, कभी होगा भी नहीं, क्योंकि आपराधिक प्रवृत्ति रहती है, कभी कम, कभी कहीं ज़्यादा, कभी किसी प्रकार की होती है। आपराधिक प्रवृत्ति को रोकने के लिए ही पुलिस प्रशासन और कानून, ये हमारे यहाँ व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। अगर पुलिस प्रशासन हमारे यहाँ का, मध्य प्रदेश का, विशेषकर जिस एरिया का आपने बात की, अगर वो मुस्तैद नहीं होंगे और कार्रवाई नहीं कर रहे होते, क्या ये घटनाएं सामने आती आपको? मैं इन घटनाओं को कहीं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि अपराध होता है, अपराध का, और आप जो खनन माफिया शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ये जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, पत्थर और मुरम की खदानें हैं, और छोटे छोटे स्तर पर भी कुछ घटनाएं जो घटना हुई थी। खनन कारोबारी नहीं है क्या? कारोबारी और माफिया में फर्क है, आप उसका जरा देखिए। मैं अपनी बात, हम कारोबारी ले लेते हैं, माफिया हमने माफ किया, अपनी बात माफ करिए, मैंने माफिया को भी माफ किया, आप माफ कर दीजिए। हम कारोबारी ले लेते हैं, आप बोलिए। कारोबारी, अवैध खनन का जो कारोबार करता है वो इनके सदस्य नहीं होते क्या? नहीं, देखिए, अगर कोई अवैध काम कर रहा है, उसको रोकने जाने के लिए अधिकारी रोकने गए, कर्मचारी रोकने गए, किसी प्रकार की दुर्घटना हुई है, पुलिस ने उस पर मुस्तैदी से काम किया, और क्या उन पर अपराध दर्ज नहीं हुए? क्या उनके विरुद्ध कार्रवाइयां नहीं हुई? अगर ऐसा हुआ है तो निश्चित रूप से चिंता का विषय। लेकिन जहां ऐसा, जो बातें साहब जो बात जिस और वो इशारा कर रहे थे, जो बात है कि हम सिर्फ पुलिस की, लॉ एंड ऑर्डर की चीज में जो पहला शब्द है दैट इज लॉ, हम जब सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, पुलिस की बात करते हैं, तो पुलिस के साथ निश्चित रूप से आपने जो प्रश्न उठाया बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पूरे मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश की कानून व्यवस्था के साथ जुड़ता है। आखिर कहीं ना कहीं पुलिस का हौसला या अपराधों को रोकने वाले लोगों का हौसला वहां जाकर के पस्त होता है, जबकि अपराधियों के खिलाफ न्याय होने में बरसों लग जाते हैं।
उनके खिलाफ सजाएं होने जा रहे हैं, इस तरफ जाए, न्यायपालिका की तरफ जा रहे हैं। जो कानून बन गया है उसको हम और आप इतना जल्दी नहीं बदल सकते, लेकिन व्यवस्था सुधार सकते हैं हम और आप। हमारे अधिकारी कर्मचारी उस अपराध को रोकने के लिए ही गए होंगे, तभी तो ये चीजें हुई ना। नहीं, पुलिस तो बाकी जगह नहीं, वहां सीधे बने। उनका ये है कि आम कोई समाज सेवा करने नहीं जा रहा, वो कानून अगर हाथ में ले रहे हैं तो कानून का रखवाला ही उनको रोकने जा रहा है। पता चला कानून के रखवालों को ही दे मारा उन्होंने। अगर संरक्षण होता तो इतनी ज्यादा उन पर रोक टोक नहीं होती अपराधियों पर जी। अगर किसी प्रकार के संरक्षण की। अब कल की जो घटना ये हुई है, इस घटना में आज हम इस कंक्लूजन पर पहुंच जाएं कि इसमें किसी माफिया का, खनन माफिया का, राजनीतिक व्यक्ति का संरक्षण है, मैं नहीं समझता कि ये ठीक है। नहीं, इस घटना को लेकर के हमने ये जो चर्चा रखी है, हमने जो इसके पहले अप्रैल में 10 घटनाएं हुई, हम अक्टूबर की घटनाएं बता रहे हैं कि 29, 28, 27 लगातार, कभी तहसीलदार, कभी नायब तहसीलदार, कभी पटवारी। हमारा ये कहने का मतलब है कि मैं आपकी सरकार पे या आप पे आक्षेप नहीं लगा रहा हूं। मेरा कहने का मतलब है कि जो एक खासकर एक पर्टिकुलर जो एक क्षेत्र है, वहां इस तरह से खनन माफिया कहेंगे तो आप मुझे फिर आप कहेंगे माफिया गलत है, खनन कारोबारियों पे आप अंकुश लगा सकते थे। बिल्कुल अंकुश लगना चाहिए, और अंकुश लगाने की स्थिति है तो वहां पर कुछ अगर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, प्रशासन और पुलिस उनको पूरी मुस्तैदी के साथ में रोक रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं, प्रकरण दर्ज हुए हैं, इसीलिए कहीं एक बदहवासी भी होती है। पुलिस को देख करके अपराधी का भागना, पुलिस को देख करके, पुलिस के जवान को देख करके मौत के घाट उतार के भागना। देखिए ये दुर्घटना है, मैं आपसे, लेकिन देखिए आप उसको दोनों चीजों को इस तरीके से क्लब करेंगे तो ठीक नहीं त्रिपाठी जी। पुलिस को लेता हूं, लेकिन अपराधी मार के भाग रहा ना, भाग नहीं रहा, मार के भाग रहा है। नहीं, वो भाग रहा था तब पुलिस गई है, पुलिस को देख के नहीं भागा, वो पहले से भाग रहा था तब पुलिस गई है। पोस्ट पर, चेक पोस्ट पर उसको रोकने का प्रयास किया पुलिस वालों ने, तब वो वहां पर उसको तोड़ करके वहां उनको टक्कर दे करके भागा है। और पुलिस ने अपना काम किया, पुलिस को देख करके अपराधी का भागना ये एक बड़ी स्वाभाविक सी वो है, वो भागता है। उस समय वो किस हालत में था रात के समय में, ये कहना मुश्किल है, लेकिन आप ये जनरलाइज अगर करेंगे कि पुलिस से खौफ खत्म हो रहा है मध्य प्रदेश में अपराधियों का, तो मुझे नहीं लगता कि ये पुलिस के साथ और मध्य प्रदेश की सरकार और शासन व्यवस्था के साथ में न्याय होगा। मध्य प्रदेश में खौफ बिल्कुल, अपराधियों में कोई खौफ खत्म नहीं हुआ है, बल्कि खौफ अगर खत्म होता तो जिस माफिया शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं रतलाम, मंदसौर, नीमच से, वो आर खान और वो माफिया जो पिछले शासनकाल के दौरान हुआ करता था, वो गायब नहीं हो जाता। हम विंध्य से और चंबल के क्षेत्र से दस्यु उन्मूलन नहीं कर पाते। और इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण घटना की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं आपको याद दिला दूं, दस्यु उन्मूलन के मामले में आप ही बता दीजिए कि आपकी सरकार ने, सरकार ने कितने डाकुओं को मारा। दस्यु उन्मूलन खत्म हुआ है मायावती के खौफ से। आपको मैं आंकड़े दिखा सकता हूँ, जो बड़े डकैत थे खौफ से हुआ। पुलिस का उसमें कहीं ना कहीं रोल होगा। त्रिपाठी जी एक बात और मैं बता दूं, हम देखिए, मैं किसी चीज को, मैंने कहा मैं अपराधों को और अपराधियों को कहीं से कोई संरक्षण जस्टिफाई करने की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन आपसे मध्य प्रदेश के दो दर्शक भोपाल से आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। मध्य प्रदेश जी दो दर्शक, मेरी बात 2 मिनट खत्म हो जाने दें। वो दर्शक चले जाएंगे, वो आपसे सवाल कर रहे हैं, वो बेचारे बहुत देर से होल्ड किए हैं, मोबाइल फोन से लगा के आपसे बात करना चाह रहे हैं। हमारे साथ हैं भिंड से ही है बलराम जी। बलराम जी आपका स्वागत है, सवाल करें। बलराम जी स्वागत है, सवाल करें। लगता है वो आपने कहा वो बेचारे फोन काट दिए हैं। सीधी से हमारे साथ एक और दर्शक हैं, अमरजीत जी स्वागत है, सवाल करें। सर नमस्ते सर। जी नमस्कार, सवाल करें संक्षेप में। सर ये है मेरा सवाल सर। जी सर, ये जो खनन माफिया हैं सर जी, तो इनको सर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए सर। जी बिल्कुल, आपने अनुरोध किया, सवाल तो है ही नहीं आपका, और शैलेंद्र जी खुद ही कर रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने कहा है तो उत्तर हम ले लेंगे शैलेंद्र जी से। करेंगे शैलेंद्र जी कार्रवाई, आपकी सरकार करेगी? सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। अब किसी भी प्रकार का अपराध हो, उस अपराध के विरुद्ध में जो भी कार्रवाई है वो सरकार कर रही है। ने कहा था इसलिए हमने आपसे पूछ लिया। एक बार पंकज जी आपके पास फिर आएंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा पंकज जी, आप भी हमारी तरफ से जानने का प्रयास कर लीजिए। आप समझ रहे हैं, न शैलेंद्र जी से उत्तर मिल रहा है, न बाते साहब से उत्तर मिल रहा है। मैं एक बार अनिल से पूछ लेता हूं कि चंबल और भिंड में, इस मुरैना के आसपास ही इस घटनाएं क्यों हो रही, उसके बाद फिर हम आपसे भी आपसे मुखातिब होंगे। अनिल जी, आप उस क्षेत्र से भी काफी जुड़े रहे हैं, आपने वहां खासा रिपोर्टिंग की है, अलग अलग
मिशन पे आप वहां गए हैं, क्या वजह है मुरैना, भिंड, चंबल इसके आसपास ही खासकर जो इस तरह के आपराधिक गतिविधियां हो रही हैं वो खनन से जुड़ी हैं? खनन माफिया नहीं कहिएगा आप, शैलेंद्र जी नाराज होंगे, खनन कारोबारियों से जुड़ी है। आप मेरे शब्दों को गलत नहीं, मैंने उनको भी आगाह कर दिया, शायद नहीं सुन पाए हो जी। देखिए, जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, एक इसको संयोग कह लें या फिर एक सोची समझी चाल कह लें, क्योंकि लगातार घटनाएं इन्हीं क्षेत्रों में क्यों हो रही है, सवाल तो यहाँ खड़ा होता है। भिंड मुरैना वो क्षेत्र है जहां दस्यु का प्रभाव रहा है और इस प्रभाव की आड़ में अवैध उत्खनन भी खूब होता रहा है। राजनीतिक संरक्षण मिलता है, ये कहीं छिपा नहीं है, आम आदमी जानता है। पुलिस पर किस तरह धौंस जमाना है, ये इस क्षेत्र में इसको एक शान माना जाता है और यही कारण है कि लगातार पुलिस का जो खौफ है इस क्षेत्र में कम होता जा रहा है। आईपीएस नरेंद्र कुमार सिंह की हत्या हुई, उसके बाद धर्मेंद्र चौहान की हत्या हुई, ऐसे लगातार घटना हुई और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इसको लेकर चिंतित नजर आए थे। मुझे ध्यान है कैबिनेट की बैठक थी, उसमें उन्होंने अनौपचारिक रूप से चिंता व्यक्त की कि अगर कोई पुलिस का अफसर सर्वे करने या छापा मारने जाता है तो सुरक्षा बल साथ लेकर जाए। तो बड़ा अटपटा जवाब था, अटपटा बात थी कि पुलिस के अफसर अगर जाते हैं तो सुरक्षा बल लेकर जाए। अब यहाँ बल की बात कर लें, पुलिस का गठन आखिर कैसे हुआ? यहाँ बात होती है कानून व्यवस्था का पालन कराना और आम लोगों की सुरक्षा देना, इसको लेकर पुलिस का जन्म हुआ। और अब पुलिस कर क्या रही है? पुलिस वीआईपी मूवमेंट में है इस समय। और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य देश में जहां पुलिस बल कम है, मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा पुलिस बल की कमी है। नीचे से तीसरे नंबर पे, बिल्कुल ऊपर से तीसरे नंबर पे कमी के मामले में। और ये स्थिति ये है कि 1 लाख की आबादी पर सिर्फ 90 पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं। 1 लाख पुलिस बल बढ़ाने की बात सरकार ने हाल में की थी, लेकिन ये कहीं ना कहीं दिक्कतें आती जा रही हैं, तो पुलिस बल बढ़ता नहीं जा रहा और पुलिस के पास काम जो है वो 2 कामों के अलावा काम बढ़ते जा रहे हैं। वीआईपी मूवमेंट में इतना वीआईपी मूवमेंट में पुलिस बल का उपयोग हो रहा है कि उनके पास लोगों की हिफाजत करना, लोगों को सुरक्षा देना, ये काम अब कमी बचा है, बाकी काम लॉ एंड ऑर्डर में निकल जाता है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि पुलिस सड़कों पर दिखने की जगह वीआईपी ड्यूटी में नजर आती है और वीआईपी ड्यूटी का संरक्षण किसको मिला हुआ है? अनिल हम रोकेंगे, हम ये आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि चंबल, मुरैना और भिंड तरफ ही ये घटना क्यों हो रही है? अभी आपने देखा होगा पूरे प्रदेश में वहां ये जितनी भी इस तरह पुलिस के शहादत की मुद्दा आया है, मामला आया है, वो उसी तरफ का है। बिल्कुल, उसमें भी अगर मुरैना सबसे ज्यादा हावी है क्योंकि मुरैना में ही घटना लगातार होती जा रही है और इसके पीछे वजह यही है कि जो लोगों का कहना है और जो सीआईडी के पास रिपोर्ट्स भी इस तरह की आती रहती है कि राजनीतिक संरक्षण कहीं ना कहीं इन माफिया को मिला है, या तो सीधे तौर पर वो राजनीति में इन्वॉल्व हो गए हैं या फिर जो उनके आकाओं का संरक्षण उनको मिला हुआ। तो यही कारण है कि पुलिस का खौफ उनके ऊपर नहीं है। पुलिस अगर उनको रोकने की कोशिश करती है तो वो कुचलते हुए निकल जाते हैं। लगातार 3 घटनाएं हुई हैं। धर्मेंद्र चौहान का उदाहरण सामने है, नरेंद्र कुमार सिंह का उदाहरण सामने है, ये ताजी घटना सामने। हालांकि इसको इससे जोड़कर नहीं देखा जा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं ये वो बेल्ट है जहां कह सकते हैं कि पुलिस का खौफ लोगों पर तो है, लेकिन वो बाहुबली है, उन पर कहीं ना कहीं खौफ नजर नहीं आता है। वहां के राजनेताओं का भी अच्छा खासा खौफ है। कुछ दिनों पहले एक ऑडियो आया था जिसमें एक भाजपा के विधायक बोल रहे हैं एक कॉन्ट्रैक्टर को कि तुम्हें उसमें खनिज कारोबारी ही था, उसको कह रहे हैं कि पेड़ से बांध के तुम्हारी पिटाई करूंगा कोड़े से। जी बिल्कुल, इस तरह का ऑडियो सामने आया था। और सबसे बड़ी बात है कि मैं कारोबारी बोलूंगा जी, उस पर उन विधायक पर या नेताजी पर कोई कार्रवाई न सरकार की ओर से की गई, बल्कि इसका मैसेज जो पुलिस फोर्स है उस पर जरूर विपरीत गया है। ये नेताजी पर खिलाफ छेड़ोगे तो नुकसान खुद का होना है, ये भाव अगर जब तक रहेंगे तो कह सकते हैं तब तक खौफ नहीं पैदा होगा। बिल्कुल अनिल, आप बने रहिए हमारे पास, हम समय रहा तो मैं फिर आपके पास आऊंगा। हमारे साथ एक दर्शक है अनूपपुर से राकेश। राकेश जी स्वागत है, अपना सवाल करें। सर अनूपपुर से राकेश सिवेरे बोल रहा हूँ सर। जी जी, सवाल करें, संक्षेप में, समय कम है। मैं शासकीय कर्मचारी हूँ सर। जी, आप सवाल करने के लिए फोन लगाए हैं, बताने के लिए शासकीय कर्मचारी? मैं कहा सर अब पूरे प्रदेश में स्थिति बड़ी खराब है कानून व्यवस्था की। हाँ जी। अच्छा, तो दूसरी बात सुने सर जी, अनूपपुर जिले में 3 विधानसभा है, 3 में 2 कांग्रेस के पास पहले से है जी। एक लोकल जो विधानसभा है जी, उसमें जो बीजेपी का कैंडिडेट है जी, एक ईमानदार कलेक्टर थे यहाँ नंद कुमारम जी, उनको निपटा के भेज दिए। उसके बाद वो नीमच गए, नीमच से भी खनन माफिया उनको निपटा दिए और जिस दिन से वो गए उस दिन से इस जिले की हालत बहुत खराब है। चलिए लीजिए शैलेंद्र जी, सुन लीजिए आप, हम नहीं कह रहे हैं, दर्शक कह रहे हैं। एक और दर्शक है हमारे साथ, कहिए तो हम उनका भी सवाल ले लेते हैं। आगर मालवा से भंवरलाल जी, संक्षेप में सवाल करें।
सर हमारा सवाल है जी कि जितने भी अभी 10 साल में कांटेक्ट हुए हैं खनन माफियाओं के, वो कौन नेताओं के हैं? हमारे क्षेत्र में आगर जिले में जिनके भी हुए हैं जी, वो सब दबंग नेता हैं, और उन्होंने कितने बड़े बड़े गड्ढे करे हैं क्षेत्र में, कितनी बड़ी बड़ी मशीनें चल रही है उनके, उसके ऊपर बेखौफ काम चल रहा है। बेखौफ नदी से रेत निकल रही है, पुलिस के साथ गुंडा लोग चाय पानी कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, बैठे हैं। जनता जो कमजोर आदमी जाता है उसको उसके साथ दिखते हैं, बड़े आदमी के साथ कि हाँ ये इसके साथ। चलिए, आपका बहुत लंबा सवाल हो गया शैलेंद्र जी, समझ गए, हम उनके से उत्तर लेंगे, लेकिन पंकज जी बहुत संक्षेप में, जो हम बातें साहब से भी जानना चाह रहे हैं वहां से भी उत्तर नहीं मिल रहा, क्या बात? नहीं मिलेगा जी, क्या जानना चाह रहे हो? पंकज जी आप क्या जानना चाह रहे हैं शैलेंद्र? नहीं, मेरा तो नहीं, आपने तो पहले पूरा आंकड़ा दे दिया, आप शैलेंद्र शर्मा जी से क्या जानना चाह रहे हैं? मेरा आग्रह बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2011 से 2015 तक खनन कारोबारी, माफिया शब्द तो आज आपने प्रतिबंधित कर दिया। नहीं, शैलेंद्र जी ने किया है कि खनन कारोबारियों के खिलाफ जो अवैध काम करते हैं उनके खिलाफ सरकार ने क्या कार्रवाई करी? कोई एक कार्रवाई इन 4-5 साल की सरकार गिरा दी, क्योंकि त्रिपाठी साहब विडंबना यही है कि सरकार के स्तर पर कार्रवाई नहीं हो पाती, इसलिए इससे माफिया के हौसले बुलंद हैं। मैं आप मुरैना, भिंड, चंबल सब छोड़ दीजिए, भोपाल का कमलानगर थाना आपको याद होगा, उसमें किस पार्टी और किस संगठन से जुड़े लोगों ने पुलिस थाने में जाकर हमला किया था, सबको पता है। इस पर क्या कार्रवाई हुई? तो जब सरकार से, मैं कहूंगा सत्ता महल से जुड़े लोगों के, सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े लोगों के हौसले इतने बुलंद हों कि राजधानी में किसी थाने में जाकर यदि पुलिस पर दादागिरी कर सकते हो, तो आप अंदाज लगाइए कि किनको किसका संरक्षण प्राप्त है। पंकज जी, एक छोटा सा मेरा सवाल है जी, अकेले भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता खनन से नहीं जुड़े हैं, आप कहिए तो कुछ नाम मैं आपको बता दूं कांग्रेस पार्टी। त्रिपाठी साहब, मैं आपकी बात को अस्वीकार नहीं कर रहा। मैं तो अभी हमारे आगर मालवा के जो साथी ने कहा कि पिछले 10 साल में पूरे मध्य प्रदेश में बड़े ठेके जाए खनन के, निर्माण के, स्वास्थ्य के, सप्लाई के, किस पार्टी के नेता के पास? नहीं, पार्टी नहीं बोला उन्होंने, नहीं, उन्होंने कहा दबंग नेताओं के पास। तो आप सूची निकाल लीजिए, दबंग वो जिसके पास पावर है। हमारे पास काय की दबंग है, हम तो 12 साल से सत्ता से बाहर हैं। पूरा मध्य प्रदेश जानता त्रिपाठी साहब कि पूरे मध्य प्रदेश में किसकी दबंगई चल रही है। सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़ा छोटा पार्षद एक चाय के होटल के पैसे नहीं दे रहा, ये मेरे पास जीवंत प्रमाण है। मेरे पास छतरपुर देख लीजिए, किशोर देख लीजिए, किसकी दबंगई है वहाँ। पूरे मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, और मैं तो ये कह रहा हूं कि यदि आपको लगता है कि हमारे दल का कोई आदमी गैर कानूनी काम कर रहा है, मैं आगे बढ़ के कहता हूं कानूनी कार्रवाई करी, क्यों नहीं करते? ये बदनामी का काम नहीं होना चाहिए, सही काम होना चाहिए, क्योंकि कानून भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी है। तो इसलिए कहता हूं कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता गलत दिखे, दंडित करिए, लेकिन सरकार कुछ करे तो। सरकार बिल्कुल मूक दर्शक बनकर बैठी है, मौन बैठी है, इसलिए माफिया मुखर है। चलिए मैं आपके पास फिर आऊंगा। वैसे आपने पिछोर और छतरपुर का नाम नहीं बताया, अगली बार देखते हैं अगर बता देंगे। हमारे साथ एक दर्शक है, नाम बता दीजिए और बताइए कि कौन गलत कार्रवाई कर रहा है। हमारे साथ एक चतुर्वेदी जी, केपी सिंह साहब कुछ गलत काम कर रहे हैं क्या? नहीं, हमने मैंने तो इसीलिए कहा आपसे, हमने कुछ कहा नहीं। मुझे इन नेताओं का नाम लेने में सम्मान से कहता हूँ, दोनों हमारी पार्टी के नेता हैं और विधिवत कानून में काम कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ कार्रवाई करिए। चलिए बातें एक मिनट, 12 साल से मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चतुर्वेदी जी ने, केपी सिंह साहब ने गलत काम किया तो दंडित करिए। एक सड़ी सी FIR तक नहीं इनके खिलाफ 12 साल में करते हैं लोग। नाम दोनों आपने लिए, चलिए मैं तो खुलेआम लिए क्योंकि मुझे पता है बेदाग लोग हैं ये। जी बिल्कुल सही बात है। हम आपके पास फिर आएंगे पंकज जी अगर समय रहा, लेकिन इस समय बात है कि बातें साहब से हम एक बार फिर जानते हैं कि लेकिन हमारे साथ 2 दर्शक हैं भोपाल से। कप्तान सिंह यादव जी, संक्षेप में सवाल करें, बहुत कम समय है। सर मेरा सवाल ये है, आपने जो भिंड मुरैना का विशेष करके नाम लिया है त्रिपाठी जी ने कि भिंड मुरैना में ही क्यों ये घटनाएं घटती हैं जी, तो मेरा सोच या विचार ये था कि भिंड मुरैना की सबसे बड़ी खासियत ये है जी, राजनेताओं का तो कांटेक्ट रहता ही है खनन माफिया से, उनका तो बरादस्त रहता ही है, जब तो कर ही पाते हैं वरना कर ही नहीं पाएंगे। तो दूसरा मूल कारण ये है, मैं बड़े गंभीरता से कहना चाहता हूँ, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं, भिंड और मुरैना में कोई भी साधन नहीं है रोजगार के जी, जमीनें सकुड़ गई हैं, जमीनें है नहीं है, वहाँ बेरोजगारी इतनी जबरदस्त है, उधर यूपी का पूरा क्षेत्र लग जाता है, इधर भिंड मुरैना का, इधर ग्वालियर में जो वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है उसका फायदा मिल नहीं पाता भिंड मुरैना को। अच्छा, इस कारण ये हो रहा है, जो युवा वर्ग है जाए तो जाए कहाँ, करे तो वो करे क्या,
राजनेता है। चलिए, आप दर्शक हैं, आपका सवाल बिल्कुल सही है, आया है, लेकिन ऐसा बेरोजगार ऐसे और भी कई क्षेत्र हैं। बुंदेलखंड का बहुत सारा क्षेत्र है, बघेलखंड का बहुत सारा क्षेत्र है जहां रोजगार के साधन नहीं है। हमारे साथ एक और दर्शक है सागर से, हरी जी संक्षेप में सवाल करें। हाँ सर, मेरा सवाल कुशवाहा जी से है जो टीवी पे है जी। कि कुशवाहा जी, आदरणीय कुशवाहा जी बोल रहे हैं कि पुलिस बल की कमी है, 1 लाख पे जनता पे 90 या 100 सिपाही होते हैं जी। तो कमी है पुलिस की, तो मतभेद से पुलिस को बदली करना चाहिए जी। नहीं, ये कुशवाहा जी जानकारी दे रहे हैं, हम और कुशवाहा जी आपको जानकारी देने वाले। हम लोग भर्ती नहीं कर पाएंगे ना कुशवाहा जी ना हम जी। एक और दर्शक हमारे साथ भोपाल से, ललित जी संक्षेप में सवाल करें। हेलो। हाँ, संक्षेप में सवाल करें। सबसे पहले तो नमस्कार। मेरा तो कहना यह है कि जो खाकी का खौफ जो कम हो रहा है जी, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि राजनीतिक दखल जो बढ़ रहा है, राजनीतिक प्रभाव पुलिस के ऊपर खुल के काम नहीं कर पा रही है। जी बिल्कुल, आप तो सही कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, लेकिन हमारे शर्मा जी नहीं मान रहे हैं, भाजपा के प्रवक्ता जो है वो नहीं मान रहे हैं, बोले कोई ऐसा दखल नहीं है। लेकिन बातें साहब, एक बार फिर मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने इतने दिनों तक पुलिस कप्तान भी रहे, कई जगह डीआईजी रहे, आईजी रहे हैं, थोड़ा सा स्पष्ट मैं जानना चाहूंगा कि मुरैना भिंड के मामले में अगर जैसा उन्होंने कहा बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, वो आपको नहीं लगता है कि कहीं वहां कुछ कमी आई है, जो अपराधी हैं वो उन डरना भी कम कर दिए है पुलिस से, या आपके समय कोई ऐसी घटना हुई हो जहां आईपीएस शहीद हो गया हो, पुलिस बल का जवान शहीद हो गया हो? जी देखिए, राजनीतिक दल तो अपनी अपनी बात करेंगे। हमने नौकरी की है, दोनों सरकारों में की है, बीजेपी की सरकार में भी की है, कांग्रेस सरकार में भी की है। घटनाएं दोनों सरकारों में हुई है, अपराध दोनों सरकारों में है, दोनों में निपटे हैं। मैं इसमें किसी सरकार का बहुत रोल नहीं मानता हूं। मैं ये मानता हूं जो दिक्कतें हमारी हैं उस पर सारी बहुत विस्तार से चर्चा, बहुत सुख की बात है कि पुलिस वाले को अपना पक्ष नहीं रखना पड़ रहा है। आप मीडिया, राजनीतिक लोग, ये सब हमारी दिक्कतों पर अच्छा ये डाल रहे हैं, रोशनी डाल रहे हैं। दिक्कत मैं जो बात करना चाहता हूं वो ये है कि केवल सरकारों से कानून व्यवस्था न सुधरती है न बिगड़ती है। वो एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन केवल वो नहीं है। मुख्य बात यह है कि पूरी की पूरी व्यवस्था के लिए सरकार की जिम्मेदारी है और वो व्यवस्था आमूलाग्र बदलने की आवश्यकता है। ये मीडिया से भी मेरा निवेदन है कि थोड़ा सा दूर की सोचे। हम आज एक घटना हो गई तो हम बोले पुलिस का खौफ नहीं है, कल पुलिस ने अगर कोई जाति कर दी तो आप ये शुरू हो जाए कि पुलिस की जाति हो रही है, खौफ एकदम से रोज स्टैंड बदलने से नहीं होगा। नहीं, बातें साहब मेरी बात सुन ले। मीडिया तब बताता है जब सामान्य आदमी, निरीह प्राणी के साथ, निरीह आदमी के साथ पुलिस जाति करती है। अगर अपराधी के साथ करती तो नहीं करता। इसके बहुत सारे अवसर आते हैं जब जो लोग पिट रहे हैं वो आपको निरीह लग रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो कुछ किया है उसको आप नहीं दिखाते। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है, मैं उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। मुख्य बात मैं कहना चाहता हूं कि राजनीतिक दलों को राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर मीडिया को भी थोड़ा सा इमीडिएट गेन से अलग हटके ये देखना चाहिए कि हमें इस व्यवस्था के सुधार के लिए क्या करना है। और केवल मध्य प्रदेश की या भोपाल की या भिंड मुरैना की नहीं, पूरे देश की व्यवस्था तब सुधरेगी जब तक कि हमारी आपराधिक न्याय की प्रणाली पर हम लोग गंभीरता से विचार करेंगे। हम लोग उसमें बिल्कुल नहीं कर रहे हैं और मुझे अफसोस है कि चाहे कोई सरकार पार्टी पावर में आए, वो कानून के सुधारों को लेकर सीरियस नहीं है। किस तरह के सुधार होने चाहिए? देखिए थोड़ा संक्षेप में, किस तरह के सुधार तो यह है कि जो 1857 का कानून है वो आज तक हमारे पास लागू है। हम लोग कानूनी प्रक्रिया में, कानून के प्रोसीजर में परिवर्तन नहीं कर रहे, हम लोग कानून के प्रावधानों में परिवर्तन नहीं कर रहे। ये जो अंग्रेजों के समय का जो कानून बना है उसमें बहुत सारी स्थितियां, बहुत विस्तार समय चाहिए। मुझे लगभग आपको आधा घंटा देना पड़ेगा तब मैं आपको बताऊंगा कि 304A के अपराध में सजा क्यों कम है, क्योंकि अंग्रेज को ने उस कानून को बनाया है। इस तरह की बहुत सारी चीजें मैं आपको समझा सकता हूँ। मुख्य बात यह है कि कानून में सुधार पर दिमाग लगाने की जरूरत है। पार्लियामेंट को भी, राजनीतिक नेताओं को जिनको कानून बनाना उनको, और सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सब कोर्ट्स को भी। अभी तो जजों की नियुक्ति नहीं हो पा रही, हम लोग चाहे जो कारण हो, इतने मुकदमे पेंडिंग है, लेकिन जजों की नियुक्तियां वर्षों से लंबित है। ये सारी चीजें विचार करने की है। इनके बिना कोई भी सरकार आए, मैं नहीं कहता कि, और सरकार कोई नहीं चाहती कि उसके कांग्रेस की चाहती है न बीजेपी की, उसके कार्यकाल में कानून व्यवस्था खराब हो। अल्टीमेटली नुकसान उन्हीं को होना है, कोई सरकार नहीं चाहती। ये बात जरूर है कि अच्छे भले लोग दोनों पार्टियों में हैं,
और मैंने तो दोनों सरकारों में कोई ज्यादा बुनियादी अंतर, चरित्रगत अंतर नहीं पाया है। जो हस्तक्षेप होना है तब भी होता था, आज भी होता है, तब भी नहीं होता था, आज भी नहीं होता है। स्थितियां बहुत ज्यादा अंतर सरकारों को लेकर नहीं है। ये तो राजनीतिक लोग अपनी अपनी गोटियां, अपने स्कोर सेटल करें। ये तो साहब ये कानून की कमी है। बातें साहब पुलिस में, जैसे अनिल कुशवाहा जी ने बताया कि पुलिस बल की कमी हो सकती है, लेकिन ये इसको इत्तेफाक कहें, क्या कहें कि मुरैना में ही ये लगातार पुलिस वालों के साथ ही, अधिकारियों के साथ ही क्यों घटना हो रही है? मुरैना में नहीं हो रहा है, पर ये केवल आज नहीं हो रहा है, ये अंग्रेज के जमाने से हो रहा है, उसके पहले में हो रहा है। मुरैना में और भिंड में ही हो रहा है। अगर आप तुलनात्मक आंकड़े देखेंगे भिंड मुरैना के वर्षों से दूसरे प्रदेश के दूसरे हिस्सों से, तो आपको अधिक मिलेगा। आप तो सागर के रहने वाले हैं, आप एक पर्टिकुलर एरिया को डकैत एरिया क्यों मानते हैं? एक पर्टिकुलर एरिया कोई नक्सलाइट एरिया क्यों मानते हैं? आखिर किसी न किसी कोई न कोई उसके पीछे एक ऐतिहासिक विरासत भी, बहुत सारे कारण होते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मुरैना एक क्रिमिनल इलाका है, लेकिन वहां अपराध की एक परंपरा बहुत वर्षों से, लंबे अरसे से चली आ रही है। उसके भी ऐतिहासिक कारण भी हो सकते हैं। वहां बागियों ने किस तरीके से बागी मुकाबला करते थे, और इसके बहुत सारे ऐतिहासिक कारण। अभी फिलहाल मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि पुलिस वालों की वहां हत्या होती है, शहीद हो रहे हैं वहां पुलिस वाले, वहीं क्यों हो रहे हैं? आज तक सबसे ज्यादा शहीद पुलिस वाले पहले तो भिंड मुरैना में होते रहे, फिर बाद में बस्तर का नंबर आया, अब फिर भिंड मुरैना बस्तर में सबसे ज्यादा शहीद होते हैं। ये आज ही नहीं हो रहे, हमेशा से होते हैं। और इसलिए कि उस क्षेत्र में पोस्टिंग का मतलब ही मान के चलते हैं कि हमें जान हथेली पर लेकर चलना है। और ये कुछ कुछ क्षेत्रों में कई कारणों से, उसका एक कारण नहीं है, वहां अपराध की एक परंपरा है, और उसके चलते क्षेत्र विषय से अगर कोई राजनीतिक हस्तक्षेप है तो और जगह भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप के बाद भी आप किसी को बहुत ज्यादा अपराध की छूट नहीं दे सकते, और कहीं बहुत ज्यादा अपराधी नहीं बना सकते। बहुत सारे व्यक्तिगत लोग कहते हैं पानी चंबल का, मैं तो पानी वानी नहीं मानता, चंबल के पानी में या इसमें कोई यह है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से आप पूरा उठा के देखेंगे तो भौगोलिक पानी नहीं, भौगोलिक दृष्टि से भौगोलिक दृष्टि भी है, उसके भी कारण ज्यादा हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं वहाँ पर। नहीं, भौगोलिक वहाँ इस तरह पठार है कि वहाँ नीचे से ऊपर उसके बहुत सारे कारण है। चंबल का पानी है, पर हम तो बंदूक लेके नहीं चलते, हजारों आपसे बहुत डरता हूँ। अब आप अपराध की बात करें, बताइए जितने लाइसेंस भिंड मुरैना में है उतने पूरे प्रदेश में कहीं नहीं है। सबसे ज्यादा लाइसेंस, आर्म लाइसेंस उनके पास क्यों है? चले, चूंकि हमारा समय समाप्त हो रहा है, थोड़ा एक संक्षेप में सवाल हम शैलेंद्र जी से एक बार फिर जानना चाहेंगे। शैलेंद्र जी, भिंड मुरैना में ही क्यों हो रहा है, ये फिर पूछेंगे, फिर टाइम वेस्ट होगा, आप बताएंगे नहीं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि पिछले 3 साल से लगातार ये बात उठ रही है, इस सरकार, शिवराज जी की ये तीसरी बार सरकार बनी, उसके पहले से, कि हमारे पास पुलिस बल बहुत कम है। खुद आपके होम मिनिस्टर, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर साहब ने इसको मीडिया के सामने कबूल किया कि पुलिस बल बहुत कम है, उसको हम जल्द पूरा करेंगे। और भी दर्शक ने भी एक सवाल किया है कि पुलिस की भर्ती रुकी हुई है। अनिल जी ने भी बताया क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अगर दूसरी बात, अगर बात करें खनन माफिया की, तो मैं छोटा सा आपको उदाहरण बता देता हूं कि हमारे स्वराज एक्सप्रेस के ही रिपोर्टर रातीगढ़ क्षेत्र तक गए थे। वहां का सरपंच खनन माफिया करवा रहे, खनन का कारोबार कर रहे हैं, और उनसे आपके भाजपा के ही एक विधायक का संरक्षण होने का आरोप लगा। स्थिति यह है कि उन भाजपा के जो विधायक हैं उन महोदय से पूछा जाता है अगर यहाँ से, तो वो बोलते हैं आप कोई खुदा है कि मैं आपको उत्तर दूं। मैं फोनों पे तो कार्यक्रम में यही कहा था तो कि अब ऐसी स्थिति जब राजधानी में हो रही है, खैर ये सब बातों को छोड़िए शैलेंद्र जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पुलिस की भर्ती क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जब कानून व्यवस्था अगर खराब हो रही है, आपको लगता है, तो क्यों नहीं हो पा रही? त्रिपाठी जी, मध्य प्रदेश में, पूरे देश की तरह मध्य प्रदेश में भी पुलिस रिफॉर्म्स की निश्चित रूप से बहुत आवश्यकता बहुत लंबे समय से, बहुत पुराने समय से महसूस की जाती रही है। और लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखने के लिए कई त्रिखा कमेटी से लेकर के और अन्य रिपोर्ट्स भी रही हैं जो पुलिस रिफॉर्म्स में क्या क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए, भर्तियां होनी चाहिए, सारी चीज़ों की व्यवस्था है, कमिश्नर प्रणाली होनी चाहिए कि नहीं, बहुत कुछ मध्य प्रदेश में कई वर्षों से चर्चा होती रही और चलता रहा काम। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जितने सीमित संसाधन राज्य के बजट के हुए हैं, उनके माध्यम से जो कुछ प्रायोरिटी पर किया जा सकता है, वो सारे काम बाकी चीज़ों को थोड़ा सा साइड करके करने की व्यवस्था मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने की है। और भर्तियों की भी आप देखेंगे बहुत शीघ्र उस पर जो निर्णय हुआ है, बहुत शीघ्र जितने भी
भर्तियां हो सकती हैं। बजट एक बहुत बड़ा विषय होता है राज्य का, आप भी उसको बेहतर समझते हैं। उसके अनुसार क्योंकि नौकरी भर्ती सिर्फ एक बार भर्ती करने से नहीं होती, एक बहुत लंबा बजट उससे जुड़ा हुआ होता है। भर्तियां होनी है, स्थायी नौकरियां होती हैं और उसमें किस प्रकार से उनका आगे का भी सारा कुछ होगा, इसलिए बहुत बड़ी संख्या में आवश्यकता है और उस पर सरकार काम कर रही है। पुलिस रिफॉर्म्स में जो कुछ भी पुलिस को सशक्त बनाने के लिए, आधुनिक बनाने के लिए, क्योंकि तकनीक इतनी बदल गई है, तरीके बदल गए हैं, अपराधियों के तरीके बदल गए हैं, अपराध करने के तरीके बदल गए हैं, वो भी तकनीक का उपयोग करने लगे। उन सब चीज़ों के साथ मध्य प्रदेश की सरकार ने अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था डायल 100 और उसके साथ पूरा एक कंट्रोल रूम, डेडिकेटेड कंट्रोल रूम सिर्फ डायल 100 के लिए पूरे प्रदेश में 10 मिनट 15 मिनट के अंतराल पर घटना के स्थल पर पुलिस पहुंच सके। हमारा बहुत छोटा सवाल था, भर्ती क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मैंने कहा ना, मैंने कहा भर्ती की प्रक्रिया भी होगी, जितनी भी बहुत जल्दी। 3 साल से बोल रहे हैं। नहीं, इस वर्ष में आप देखेंगे पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। समय समाप्त हो रहा। पंकज जी बहुत संक्षेप में आप क्या कहना चाह रहे हैं? आरोप मत लगाइएगा, नहीं शैलेंद्र जी उत्तर देंगे। नहीं, इसलिए आप अपनी भर्ती होगी तो व्यापम से होगी, उसका सब जानते हैं। आप फिर से आप हमारा समय समाप्त हो गया है, फिर हम आपको बुलाएंगे, फिर आप ये करेंगे। मैं उत्तर पे आ रहा हूँ कि अभी तक हम ये कल्पना करते थे या धारणा थी कि सुरक्षित समाज के लिए सशक्त पुलिस की आवश्यकता है, पर शिवराज जी की सरकार में वैसी परिस्थिति बन गई है कि सुरक्षित समाज के लिए पहले पुलिस को सुरक्षित करना पड़ेगा ताकि वो डाकुओं, गुंडों, माफियाओं से सुरक्षित रहे, तब वो समाज को बचाएगी। ये बड़ी चिंता का विषय है। मत कीजिए, मैं कहाँ कर रहा हूँ, ये शिवराज जी कर रहे हैं। शैलेंद्र भाई, क्योंकि समय समाप्त हो गया, 4 साल में लगातार हमले हो रहे हैं पुलिस के ऊपर, आप कह रहे हैं मैं हतोत्साहित कर रहा हूँ। चलिए पंकज जी, समय समाप्त हो गया। आपके पूर्व मंत्री को मारा था हमने, नक्सली समस्या को मध्य प्रदेश में सर नहीं उठाया। पंकज जी, आप तब गंभीर मुद्दा उठाते हैं जब समय हमारा समाप्त हो जाता है। आपने आज अवसर कम दिया त्रिपाठी साहब। अवसर आपको इसलिए कम दिया, आप चंबल का पानी पिए हैं, चंबल के मुद्दा ले रहे हैं आप। आज हम कर रहे थे, आप हमारे पास हैं जी, क्योंकि हमारा समय समाप्त हो गया है। अनिल जी, आपने जो जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इस बात को गंभीरता से मत लीजिएगा। दर्शक ने शैलेंद्र शर्मा जी से सवाल किया था, घूम गया था आपकी तरफ कि आप भर्ती क्यों नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन भारतीय पुलिस बल की नहीं हो पा रही, इस मुद्दे को लेकर के आप हमेशा रिपोर्ट तैयार करते रहिएगा, खुलासा करते रहिएगा, और जिससे जल्द से जल्द सरकार पुलिस की भर्ती करे। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद आपका पंकज जी, आपने हमारे साथ जुड़ करके अपनी टिप्पणी की। शैलेंद्र जी, आपने उत्तर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बाते साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली बार हम जानना चाहेंगे कि आप बिल्कुल पुलिस के अंदर तक की क्या खामियां हैं उसको दर्शक तक बताइए। अब आप रिटायर हो चुके, काहे का डर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमने चर्चा की बदहाल कानून व्यवस्था और माफियाओं के बुलंद हौसलों की। वाकई चिंता की बात है कि जहां पुलिस खुद सुरक्षित नहीं है, वहां जनता की हिफाजत कैसे होगी? कौन यकीन दिलाएगा कि अब ऐसा दोबारा नहीं होगा? कौन सबकी सुरक्षा की गारंटी लेगा? कैसे बेपटरी हुई कानून व्यवस्था को वापस पटरी पर लाया जाएगा? और कैसे मध्य प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जाएगा? यकीनन इन सवालों के जवाब और सुधार की राह थोड़ी मुश्किल जरूर है, मगर नामुमकिन भी नहीं है। न ही इनके लिए किसी जादू की छड़ी ढूंढने की जरूरत है। जरूरत है तो कुछ सख्त कदम उठाकर आरोपियों के मन में डर बैठाने की, राजनीतिक इच्छा शक्ति जगाने की, साथ ही न्याय प्रक्रिया आसान बनाने और अपराध की गंभीरता के हिसाब से सजा तय करने की। जरूरत तो पुलिस महकमे को भी मजबूत और चुस्त दुरुस्त करने की है, ताकि अगली बार किसी अपराध को अंजाम देने से पहले सरकार की सख्ती के बारे में सोच कर भी अपराधी के सिर्फ हाथ ही नहीं, रूह भी कांप जाए। आखिर में स्वराज एक्सप्रेस का बस यही कहना है कि डराते हैं, धमकाते हैं, चुप रहने को कहते हैं, लोग अब शहादत की भाषा कहते हैं, मन नहीं मानता, विरोध करने को ललकारता है, आत्म सम्मान संग जीने को जी चाहता है। कैसे चुप रहकर अंधी राह चलता जाऊंगा, स्वहित में जीवन संग्राम क्या है मैं जीत पाऊंगा। बहरहाल आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे आपके किसी नए मुद्दे के साथ। सवाल आपके होंगे, जवाब हमारे होंगे। तब तक के लिए मुझे त्रिपाठी दीजिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सन्स एंड सन्स ज्वेलर्स रायपुर और CF सिटी भोपाल। MP अजब है, सबसे गजब है, एक नहीं दो नहीं सैकड़ों यहाँ शेर हैं, पेच में था मोगली का नाम 12 सिंह है। MP अजब है, मांडू का महल है कि जहाज है, कोई तो बताए,
जय विलास के झूमर संग 10 हाथी लटके, सोच के सर चकराए MP अजब है, अरे सबसे गजब है। संगमरमर खुदता नहीं, झूठा आसमान है, और साची देता सबको शांति का फरमान है। MP अजब है, सिएक लाए हैं 5 प्रोजेक्ट में शुभम से स्वामित्व के साथ लाभ ही लाभ। सिएक औद्योगिक क्षेत्र, धार्मिक पर्यटन, सिएक एग्रो, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, सिएक सैटेलाइट सिटी भोपाल। सिर्फ 2 से 3 लाख के पेमेंट कर, शेष 2 से 5 साल की किश्तों में। सिएक 26 वर्षों से प्रतिष्ठित मध्य प्रदेश की सफल स्थानीय कंपनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, कॉन्टैक्ट 9098991000। ये घर नहीं, एक सपना है, जेब में समाए वो अपना है, शहर का दिल है, कहता है जो भी यहाँ पर रहता है। लीला डेवलपर्स प्रस्तुत करते हैं लीला अतुल्यम, अ होम विद अ हार्ट।